हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एडू कार्ड की, जो आप लोगों की प्रयास बुक है उसके अंदर हम लोग जो है इंग्लिश कर रहे हैं। आप लोगों को पता है डे वाइज। अगर आप लोगों को बाकी के वीडियोस देखने होंगे तो लिंक आपको जो है प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ये दिगराज सर और प्रशांत भैया द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट ये बुक है। और अगर हम लोग बात करें, डे 1 हम लोग कर चुके हैं, डे 2 कर चुके हैं, और डे 3, 4, 5, 6 तक हम लोग कर चुके हैं। तो डे 7 जो है अब हम लोग करने वाले हैं। लिटरेचर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। डे 7 के अंदर आप लोगों की जो है फर्स्ट राइट बुक जो है आप लोगों की, उसके अंदर 3 और 4 चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। स्टोरी अबाउट फ्लाइंग और फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगर हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, जिसमें कि आप लोगों के 2 चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। और जो आप लोगों की दूसरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एडुकार्ड प्रयास बुक के अंदर से। जिन भी स्टूडेंट को बुक को परचेस करना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। फास्ट डिलीवरी आपको मिल जाएगी और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मैथ्स में जैसे कि आपको लोगों को पता है 10 दिन का गैप है, वहां पे आप लोग इस बुक को सॉल्व कर सकते हो। साइंस में 5 डेज है, एसएसटी में 5 डेज है, तो आप लोग इस बुक को परचेस कर सकते हो। गैप डेज के लिए आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। जो भी लोग जो है गैप डेज में पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, उनके लिए बुक बेस्ट होने वाली है। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। डे 7 का हम लोग देख रहे हैं। डे 7 के अंदर जो है आप लोगों का सेक्शन सी, जो कि आप लोगों का लिटरेचर सेक्शन होता है, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पहले हम लोग जो है यहाँ पे कौन सी वाली बुक करने वाले हैं, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट राइट का कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, उसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखो उसी से जो आप लोगों का ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, क्या कह रहा है, ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम। ये जो स्टोरी है आप लोगों की, ये स्टोरी जो है आप लोगों की सीगल की है। ये स्टोरी जो है आप लोगों की सीगल की है, जो कि डरती है काफी ज्यादा उड़ने से। मतलब जो है खुले एटमॉस्फेयर में, हवा में उड़ने से डरती है। उसके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बहन है, कजन्स हैं, वो सब जो है उड़ते हैं, खुला उड़ते हैं, बट वो डरती है। तो उसी के ऊपर जो है ये स्टोरी है। और लास्ट में क्या होता है, जब उसकी मदर जो है उसको मतलब उसको बहुत ज्यादा हंगर लगता है, तो वो उड़ जाता है। मतलब करता क्या नहीं करता, तो मरता क्या नहीं करता, इस टाइप से कुछ है। तो आप लोग जो है, मतलब आप लोगों का भी यही, अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो अब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं सोच रहे हैं अभी। मोटिवेशन आप लोगों के लिए खुद से जो आप लोगों का एक डर है, वही आप लोगों का मोटिवेशन है। तो वो वाला जो डर है आप लोगों का, मतलब डर बोलेंगे या भूख है, आप एक तरह से आप लोगों के जो मार्क्स लाने की आपको भूख है, वही जो है आप लोगों की मोटिवेशन है। मार्क्स की जो भूख है वही मोटिवेशन है। तो डरोगे तो फिर नहीं कर पाओगे, तो डरना नहीं। तो ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर सपोर्ट हिम, ये सीगल कह रही है। सो ही बेंट हिज हेड ऑन रैन वे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge where he slept at night, even when each of his brother and his little sister, whose wing were far shorter than his wing, ran to the brink, flapped their wings and flew away। तो वही मैंने बताया था, सारे कजन्स दोस्त सब जिनके विंग्स छोटे भी हैं वो भी उड़ रहे हैं, बट ये डर के मारे जो है सीगल नहीं कर पा रही है, नहीं उड़ रही है। फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक द दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड हिम टू सो डेस्परेट। तो उसको फिर डरा हुआ टाइप का मतलब एक तरह से लग रही है वो सीगल। अब देखो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कह रहा है, आप लोग क्वेश्चंस को रीड करो। तो क्वेश्चन में आप लोगों का, व्हाई इज फेयर टू से दैट यंग सीगल इज रिलक्टेंट एंड नर्वस अबाउट मेकिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट। व्हाई इट इज फेयर, ऐसा ये क्यों फेयर है कहना कि जो यंग सीगल है वो रिलक्टेंट है। मतलब उसको क्या है, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से रोकता है कोई किसी चीज को। इस रिलक्टेंट एंड नर्वस अबाउट मेकिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट, मतलब वो नहीं चाहती है, नहीं करना चाहती, नर्वस है अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए। ऐसा क्यों लगता है, तो जो इसका आप लोगों का सही आंसर होगा, देखो ऐसा क्यों लगता है हमें। Phrase like plung, which appeared to him so desperate and failed to muster up courage, imply that the young seagull is reluctant and nervous about making the leap into flight, maybe because of the perceived danger or uncertainty of the circumstances। डेंजर और जो उसको अनसर्टेनिटी की, अगर मैं उड़ गई तो क्या होगा उसके बाद, ये सब चीजें जो है ये बताती है। इस फ्रेज में आप लोगों को देखा, प्लंग विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, इसमें सब चीजें आपको बताई। एंड फेल टू मस्टर अप करेज, इंप्लाई दैट द यंग सीगल इज रिलक्टेंट। इससे हमें पता चलता है कि सीगल जो है रिलक्टेंट है, रोकती है उड़ने को, उड़ने से बचती है। हाउ डज द फ्रेज बेंट हिज हेड रिफ्लेक्ट द इमोशनल स्टेट ऑफ द यंग सीगल, क्या जो है वो इमोशनल स्टेट को बताता है। तो ये आप लोगों का देखो क्या बताता है, ये आप लोगों को बताता है, बेंट हिज हेड रिफ्लेक्ट द यंग सीगल हेजिटेशन एंड फियर। तो बस इतना सा आपको लिखना है, सीधे भी लिख सकते हो आप, हेजिटेशन और फियर को बताता है। इट सजेस्ट हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एज ही अवॉइड फेसिंग द चैलेंज ऑफ फ्लाइंग, तो वो अवॉइड करता है चैलेंज को फेस करने से। व्हाट इफेक्ट डज द यंग सीगल रिलक्टेंट टू फ्लाई एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग लाइन ऑन हिम। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो छुप के, मुंह छुपा के जो है वहां पे चला जाता है और रात भर सोता रहता है। तो ये क्या हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, इट symbolize the universal fear of the known, it emphasize the danger of procrastination, it reflect the natural emotional state with the seagull community। तो इसका आप लोगों का क्या आंसर होने वाला है,
तो ये आप लोगों का क्या करता है, इट सिंबलाइज ये आप लोगों का जो इसका करेक्ट आंसर होगा, इट सिंबलाइज द यूनिवर्सल फियर ऑफ द अननोन। तो ये आप लोगों का रहता है, इट सिंबलाइज द यूनिवर्सल फियर ऑफ द अननोन। ये आपको बताता है डर लगता है चीजों को करने से। पहली बार जब कोई भी चीज करते हैं तो हर किसी को डर लगता है, बट उसी डर से आपको बचना होता है और उस डर को आपको ओवरकम करना होता है। आप लोग स्टेज में देखते हो, परफॉर्मेंस देखते हैं, कई स्टूडेंट, आप लोग भी आते हो, फर्स्ट टाइम बहुत डर लगता है, सेकंड टाइम फिर आप लोगों को डर लगना कम हो जाता है। तो यही होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फियर ऑफ अननोन। जैसे आप लोगों को एग्जाम के लिए अभी डर लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो ये भी एक तरह से क्या है, यूनिवर्सल फियर ऑफ अननोन। तो बस आपको डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना, पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंग सीगल लैक ऑफ करेज हाईलाइट द पावरफुल ग्रिप ऑफ डैश। जो यंग सीगल है वो लैक करती है करेज, हाईलाइट करती है पावरफुल ग्रिप ऑफ किस चीज की, फेयर या ब्रेवरी। जो यंग सीगल है वो लैक करती है करेज को, मतलब उसके पास करेज नहीं है, हाईलाइट करती है पावरफुल ग्रिप ऑफ फेयर। जो सीगल है वो फेयर करती है, तभी तो उड़ नहीं पा रही है क्योंकि फेयर के मारे। तो यही आप लोगों का जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखो आप लोगों के पास जो है अगला पैराग्राफ आपको दे रखा है, जो आप लोगों की यहाँ पे टू स्टोरी करके था ना, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट राइट का देखा भी पैराग्राफ। अभी हम लोग ब्लैक एरोप्लेन का एक पैराग्राफ देख लेते हैं, एक्सट्रैक्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मैक्सिमम चांसेस है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो इनको अच्छे से कर लेना, स्टोरी का भी ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स दे वर ह्यूज। अब इसमें क्या है ना, जो ये आप लोगों का फ्लाइट करता है, जो पायलट होता है यहाँ पे, वो फ्लाइट करता है एरोप्लेन को, वो क्या करता है, उसको जो है घर में, मतलब एक तरह से लालची हो जाता है और एक तरह से एंजॉय इस चीज को करता है कि मेरे को घर पे जाके खाना खाना है, सेल्फिश हो जाता है, और जो उसके साथ पैसेंजर बैठे हैं उनके बारे में नहीं सोचता है। इवन उसके जो उसका एरोप्लेन है उसके अंदर जो है पेट्रोल भी कम है, उसके अंदर जो है उसके फ्यूल कम है, मतलब पेट्रोल नहीं बोलेंगे, फ्यूल कम है। आई आउट टू बैक टू पेरिस आई, तो ये सब चीजें हैं। तो उसको बट क्या है, उसके मन में यही रहता है कि मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा, और वो और लोगों की भी जो लाइफ है उसको भी रिस्क में डाल देता है। तो इसके ऊपर जो है आप लोगों की स्टोरी है, इस टाइप से आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये आप लोगों को स्टोरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। चलिए, आप लोग ने मुझे लगता है क्वेश्चन स्टोरी वगैरह तो रीड कर ही ली होगी, एक बार आप लोग क्वेश्चन को भी रीड करो। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हाउ डज द ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ डेंजर एंड टेंशन ऑफ द इन द नैरेटिव, आंसर विद रेफरेंस टू द गिवन लाइन इन 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में आपको आंसर देना है, ज्यादा ऊपर नहीं आपको जाना है। हाउ डज द ऑथर यूज डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। कंट्रीब्यूट टू द सेंस ऑफ डेंजर एंड टेंशन इन द नैरेटिव, तो जो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को यूज किया जिसमें कि सेंस ऑफ डेंजर और टेंशन को दर्शाता है, तो ये आप लोगों को आंसर करना है कैसे। तो इसका जो आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, द ऑथर यूज ऑफ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज सच एज ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। देखो पैराग्राफ में आपको ये सब चीजें दे रखी होंगी, ये देखो आप लोग यहाँ पे देखो, आई न्यू फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई फील आउट टू बैक टू पेरिस, और यहाँ पे आई विल टेक द रिस्क डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। ये आप लोग देखो, तो यहाँ पे सब चीजें बताई गई है। Black mountain standing in front of me and old Dakota creates vivid imagery that emphasize, तो vivid word यूज कर सकते हो, vivid का मतलब होता है clear image, दर्शाने के लिए होता है चीजों को। The overwhelming threatening nature of the storm, ये चीजें बताइए। The heightens the sense of danger and tension, illustrating the pilot's risky decision to fly directly into the storm despite the perilous circumstances। तो ये जो है हाइटन सेंस ऑफ डेंजर एंड टेंशन इलस्ट्रेट करता है, पायलट जो है रिस्क लेता है डायरेक्टली फ्लाई करने के लिए स्टॉर्म में। इवन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी लाइफ को तो दे ही रहा है, मतलब रिस्क में दे रहा है, बट और जो लोग पैसेंजर हैं उनकी क्या गलती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगला है आप लोगों का, इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से जो है यहाँ पे राइटर ने चीजों को मतलब एक तरह से डेंजर को दर्शाया है, सेंस ऑफ डेंजर को दिखाया। स्टेट वन इन्फ्लुएंसेस अबाउट द स्पीकर फ्रॉम द गिवन कंटेक्स्ट, आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। यहाँ से आपको बताना है, एक आपको इन्फ्लुएंस बताना है अबाउट द स्पीकर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट। आई विल टेक द रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो सीधे जो है बादल में चला जाता है, तूफान के बीच में घुस जाता है। डिस्पाइट द रिस्क एंड पोटेंशियल डिफिकल्टी द स्टॉर्म में प्रेजेंट द विलिंगनेस, ये आंसर है आप लोगों का, to accept the risk and fly into the storm indicate a certain amount of bravery, tenacity और strong desire to get to the destination। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट भी है कि वो एक तरह से उसकी ब्रेवरी को भी बताता है, टेंसिटी भले कर तो गलत रहा था बट गलत में भी क्या है उसकी ब्रेवरी झलकती है यहाँ पे, टेनेसिटी, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग आप लोग जो है कमेंट करके बताना क्या होता है, और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू गेट टू द डेस्टिनेशन। तो आप लोगों को भी क्या है, मेहनत करनी है पर सही डायरेक्शन में करनी है ताकि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए, आपको डरना नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रिज विंडी, ब्रिज का जो है विंडी लिखा है, तो उसी तरह से एनॉर्मस का क्या होगा, एनॉर्मस का जो आप लोगों का आंसर होगा वो होगा ह्यूज, एक तरह से सिनोनियम टाइप को आपको ये दे रखा है। देखो अगर हम लोग आंसर में जाएंगे, हाँ आंसर में भी ह्यूज तो दे रखा है।
तो इस तरह से अगला है रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई विच वन करेक्टली रिस्पॉन्ड टू द एक्सट्रैक्ट। द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेडी जनर। आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप लोग कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा जितने जल्दी आप लोगों के रिप्लाई कर पाऊं। रीड करना है आपको फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विच वन करेक्टली रिस्पॉन्ड टू द एक्सट्रैक्ट। द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमेडी जनर। जो ये एक्सट्रैक्ट आपको जरा पता है कॉमेडी जनर को करता है, foreshadowing को करता है। द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ foreshadowing। द स्टोरी इंस्पायर द रीडर टू टेक रिस्क इन लाइफ। इनमें से कौन सा करेक्ट है? और डी आपके पास तीन ही ऑप्शन है आपके पास, तो इस तरह से आप लोगों का जो करेक्ट आंसर आएगा बी। द एक्सट्रैक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ foreshadowing। foreshadowing वो होता है जिसमें कि आप लोगों का जो कि आगे फ्यूचर में आप लोगों का जो है काम आता है, एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज टू कम। मतलब जैसे इफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वर अ नोवेल द इवेंट सो स्ट्रिक्टली। तो ये आप लोगों का क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मतलब जो चीजें अभी हो रही है उसका आगे क्या फर्क पड़ेगा, वही foreshadowing होता है। जो पीछे की चीजें हैं वो आगे कैसे इफेक्ट करती है उसको foreshadowing कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब जो है आप लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने एनी फ्रैंक वाला जो है यहाँ पे फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें क्या आप लोगों का डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में इसमें क्या रहता है कि ये जो लड़की है एनी फ्रैंक, इसके फादर जो है जब इसकी डेथ हो जाती है उसके बाद जो है एनी फ्रैंक की डायरी को जो है एक तरह से प्रिंट करवाते हैं, और इसने अपनी सारी चीजों को लिखा है एनी फ्रैंक ने, कैसे जो है वो चीजों को देखती है। और ये है आप लोगों की जो वर्ल्ड वॉर के ऊपर है ये स्टोरी, और इसमें जो है आप लोगों का एक जो है आप लोगों का उसकी डायरी से एक्सट्रैक्ट लिया गया, वही आप लोगों के चैप्टर्स में इंक्लूड कर दिया गया। मिस्टर किसिंग, मिस्टर किसिंग कौन थे? आपके मैथ्स के टीचर यहाँ पे, मतलब एनी के जो है मैथ्स के टीचर। एनी के बारे में अगर बात करूं, देखो वो 13 ईयर ओल्ड थी, ये चीजें आपको पता होंगी। जूइस फैमिली से बिलोंग करती थी, और उसका नाम क्या था? एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक था उसका नाम लड़की का, और अपनी डायरी को क्या कहती थी? वो किटी। डायरी को नाम दिया था उसने किटी। तो ये काफी सारी चीजें आप लोग इस तरह से चीजों को याद करो। तो इस तरह से मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट एनी एट माय आर्गुमेंट व्हेन, ये कौन कह रहा है? एनी कह रही है, एनी फ्रैंक। But when I processed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. The time I was supposed to be on incorrigible chatterbox. I handed it in, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Annie Frank, as a punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. देखो ये लड़की जो है एनी फ्रैंक जो है बहुत ज्यादा बोलती है, वही चीज उसके मैथ्स के टीचर को पसंद नहीं आती, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया, उसने चैटर बॉक्स बोला, क्वैक क्वैक क्वैक। तो वो क्या करता था? उसको पनिशमेंट देता था, जो मैथ्स का टीचर है उसको पनिशमेंट देता था, और इनके बारे में लिखने के लिए बोलता था। ये जो आप लोगों को टॉपिक्स अलग अलग देते थे, क्वैक क्वैक क्वैक, चैटर बॉक्स, इस तरह की चीजों लिखने के लिए बोलता था, ताकि एक तरह से उसकी पनिशमेंट भी हो। बट वो उसको फायदा ही करती थी, जो आप लोगों की एनी फ्रैंक है उसको फायदा ही करती थी। उसकी जो है जो स्किल्स होती है उसको इंप्रूव करती थी, राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करती थी। चलो अभी देखो, हाउ डज मिस्टर किसिंग असाइनमेंट ऑफ द एसे क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटबॉक्स सर्व एज बोथ अ पनिशमेंट एंड अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू द एनी फ्रैंक्स टॉकेटिव नेचर। तो ये वाला हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। तो वही बोल रहा है कि जो मिस्टर किसिंग ने असाइनमेंट दिया था एसे लिखने के लिए, सर्व एज बोथ अ पनिशमेंट एंड अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू एनी फ्रैंक टॉकेटिव नेचर। कैसे? तो ये आप लोगों का कैसे होता है ये बताना है आपको। तो इसका जो आंसर होने वाला है आप लोगों का, एक तरह से मिस्टर किसिंग एम टू कर्व एनी chattiness while nurturing a more disciplined and imaginative approach to expression. He playfully penalized Annie for her talkative behavior in corporate humor to adhere the issue. तो वही है, उसने जो है मतलब मेन क्या काम था, मिस्टर किसिंग क्या चाहता था कि एनी जो है, एनी जो बोलती है, बात करती है इतना ज्यादा, तो वाइल नरिशिंग अ मोर डिसिप्लिन, तो मतलब एक डिसिप्लिन वे में उसको एक तरह से बड़ी पनिशमेंट ना देते हुए उसको ऐसी पनिशमेंट दी जो कि उसके फ्यूचर में भी काम आएगा, उसके स्किल को भी काम आएगा। धैर्य से मिस्टर किसिंग ने धैर्य दिखाया, और एक तरह से वो उसको सबक तो सिखाना चाहता था पर पॉजिटिव वे में, इसीलिए वो उसको काम करने को देता था। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मिस्टर किसिंग द फ्रेज हैड अ गुड लाफ इम्प्लाइज। तो इसका मतलब क्या है? मिस्टर किसिंग को जो है एक तरह से एनी ने कहा कि ये जो है मतलब ये टीचर मेरे ऊपर हंसते थे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मिस्टर किसिंग जो है एनी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे, दैट ही डिड नॉट टेक एनीज आर्गुमेंट टू सीरियसली। तो बी का आंसर हो गया, ए का आंसर हो गया। और सी का, विद रेफरेंस टू एनी फ्रैंक अप्रोच टू अथॉरिटी लाइक मिस्टर किसिंग विच ऑप्शन इज द लीस्ट लाइकली। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है कम है सबसे? विच ऑप्शन इज द लीस्ट लाइकली विद रेफरेंस टू एनी फ्रैंक अप्रोच टू अथॉरिटी फिगर्स? सबटल resistance to authority, assertiveness and independence, enthusiasm for intellectual discourse, compliance with classroom norms। इसमें से आप लोगों का जो है कौन सा सही होने वाला है? तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है आप लोगों का? कंप्लायंस विद क्लासरूम नॉर्म्स। सी ऑप्शन जो है आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था इसने कि कौन सा जो है यहाँ पे लीस्ट है, लीस्ट लाइकली, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, कम, सबसे कम जो है वेटेज देता है। विद रेफरेंस टू एनी फ्रैंक अप्रोच टू अथॉरिटी फिगर्स लाइक मिस्टर किसिंग,
विच ऑप्शन इज सबटल रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी, असर्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंस, एंथुसियाज्म फॉर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, कंप्लायंस विद क्लासरूम नॉर्म्स। तो एनी जो है कंप्लायंस करती है, तभी वो काम को, जो भी काम उसको जो है मिस्टर किसिंग देते थे वो काम वो करती थी। नेक्स्ट डी वाला, द यूज ऑफ टर्म लाइक डैश एंड डैश पॉइंट टुवर्ड एनी टॉकेटिव एंड लाइवली कम्युनिकेशन स्टाइल। इसको आपको ब्लैंक्स को भरना है। तो ब्लैंक्स को आप लोग कैसे भरोगे, इसमें आप लोग क्या करोगे, द यूज ऑफ टर्म लाइक डैश एंड डैश पॉइंट टू वर्ड। तो ये आप लोग के देखो दो टर्म यूज किए थे उसने, एक तो चैटर बॉक्स मिस्टर किसिंग ने, और एक वर्ड यूज किया था क्वैक। आप लोगों ने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इस तरह से आप लोग इसमें आंसर को भर दोगे। सीबीएसई के क्वेश्चन है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो चैटर बॉक्स फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इस टाइप से आपके क्वेश्चन हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिए। अब अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन वैलिडेट। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है और आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, मैं रिप्लाई कर दूंगा, नहीं तो कोई और स्टूडेंट रिप्लाई कर देगा, तो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हो। और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। तो लिंक आपको मैंने एक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है बुक का। इंग्लिश के लिए अच्छी लग रही है तो साइंस के लिए भी ले लो, मैथ्स के लिए भी ले लो, और आप लोग जो है एसएसटी के लिए भी ले लो। भाई गैप अच्छा है, 5 दिन का गैप है, 10 दिन का गैप है, 5 दिन का गैप है, तो गैप डेज के लिए बुक बेस्ट होने वाली है। तो जाके परचेस कर सकते हो, फास्ट डिलीवरी हो जाएगी और डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे लिंक से अगर आप लोग परचेस करते हो। तो सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो जरूर से ले लो। नेक्स्ट एग्जाम से पहले आप लोगों की बुक आप तक पहुंच जाएगी। तो वैलिडेट द गिवन स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू बेबी सीगल, फेयर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स अदर देन वंस माइंड। तो यही है आप लोगों को इस स्टेटमेंट को वैलिडेट करना है विद रेफरेंस टू बेबी सीगल फेयर। बेबी सीगल क्या करता है, डरती है, डरता है। फेयर डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर अदर देन वंस माइंड, यही होता है। हम लोग बोर्ड के एग्जाम में भी देखो, आप लोग कल एग्जाम देके परसों एग्जाम देके आओगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आएगा पेपर कितना इजी है और हम कितना डर रहे थे। बस आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, नंबर आपके अपने आप आएंगे। तो डरना बिल्कुल नहीं है। The baby seagull could not take his first flight as he was scared that his wing would not support his body weight, although his wings were capable of supporting him। क्योंकि उससे छोटे-छोटे जो विंग्स वाले हैं वो भी अच्छा उड़ रहे थे, बट सीगल जो है डर रहा था। The imagined possibility of falling overwhelmed him. It highlight that fear is a product of the mind. Fear जो होता है हमारी खुद की उपज होती है, हमारे दिमाग की। His hesitation despite seeing his siblings flash shows how fear can distort reality. तो इस फर्स्ट फ्लाइट से जो है आप लोगों की ये बुक ली है। फर्स्ट फ्लाइट आप लोगों को पता ही है, ये बुक भी कहीं ना कहीं इसी चैप्टर के नाम पे रखी गई है। अगला है आप लोगों का क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट मेड द नरेटर से द गिवन लाइन इन द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। तो जब उसका एरोप्लेन जो है जो पायलट होता है उसका एरोप्लेन जब जो है फंस जाता है तो उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है, उसको फॉलो करता है, तो वही ब्लाइंडली वो फॉलो करता है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड। आपको भी एक ओबीडिएंट चाइल्ड बनना है और हमारे वीडियोस को फॉलो करना है। इसको अगर आप लोग देख लेते हो, रिवाइज कर लेते हो यहाँ से, तो डेफिनेटली आप लोग जो है अच्छा स्कोर करोगे, 90+, 95+ डेफिनेटली करोगे। बस आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आप लोगों का देख लो। The narrator says, I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child। और वो उसको फॉलो करता है और सच में वो उससे निकल भी जाता है। जो उसकी परेशानियां होती है, जहां पे उसको लगता है कि फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो बट वो फिर भी वहां से निकल जाता है। कन्वे हिज सेंस ऑफ रिलीफ, ट्रस्ट एंड सरेंडर। और ये होना भी चाहिए, रिलीफ, ट्रस्ट एंड सरेंडर। अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो जो पढ़ रहे हो उस पर आप लोगों को रिलीफ करना है, ट्रस्ट करना है, सरेंडर करना है। इन मोस्ट ऑफ द इंटेंस, अगर आप लोग सोचोगे यहाँ से पढ़ लूँ वहां से पढ़ लो, तो ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को एक या दो सोर्स को ही फॉलो करना है। ही फॉलो द मिस्टीरियस प्लेन विदाउट हेजिटेशन, शोइंग हिज विलिंगनेस टू रिलाई ऑन गाइडेंस, विच much like an obedient child trusting an adult despite the dangers and confusion, to place his faith in the unknown, seeking safety and reassurance। तो ब्लैक एरोप्लेन से जो है उसके बारे में बात की जा रही है, उस टॉपिक से लिया गया। तो आप लोगों को भी क्या फॉलो करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आगे बहुत सारे जो है आप लोगों के पेपर्स हैं, उसके लिए जो है हम लोग काफी वीडियोस बनाने वाले हैं। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ये सब चीजें आप लोगों को करनी है और ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, जस्टिफाई द ओपिनियन दैट मिस्टर किसिंग वाज इनोवेटिव एंड विद हिज पनिशमेंट। तो मिस्टर किसिंग क्या इनोवेटिव होता है अपनी पनिशमेंट में, तो ये जस्टिफाई करना है। तो आप लोग खुद भी लिख सकते हो इसका आंसर, भाई उसने क्या किया, जो मिस्टर किसिंग टीचर है उन्होंने क्या किया, एनी को जो है, एनी को ऐसी उल्टी फुल्टी पनिशमेंट ना देते हुए उसको ऐसी पनिशमेंट दी जिससे कि उसकी स्किल जो है इंप्रूव हुई है, राइटिंग स्किल उसकी इंप्रूव हुई है। इट इज इजी टू डिटरमाइन दैट मिस्टर किसिंग वाज इनोवेटिव विद हिज पनिशमेंट बिकॉज ही डिड नॉट गिव अ स्कॉल्डिंग और आस्क्ड अनी टू लीव द क्लासरूम फॉर बीइंग अ चैटर बॉक्स। उसने डांटा नहीं, उसको उल्टा पुल्टा नहीं कहा, बजाय उसके उसने उसको जो है ही आस्क्ड टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स एज अ पनिशमेंट टू इंस्टिल डिसिप्लिन इन हर। और उससे क्या है, उसकी जो स्किल्स हैं एनी फ्रैंक की वो भी इंप्रूव हुई है। तो ऐसी पनिशमेंट नहीं दी जिससे कि उसको
मतलब कोई प्रॉब्लम वैसी होती, फायदा ही हुआ मतलब एनी फ्रैंक को। क्वेश्चन नंबर 15, पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल। पेपर में क्या होती है, ज्यादा जो है एक तरह से पेशेंस होता है लोगों से। जैसा आपने भी देखा होगा, आप लोग अपने दोस्तों को, कुछ लोगों को बताते हो चीजें, तो वो क्या है आप लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, बट जब आप लोग डायरी पे लिखते हो हर चीजें जो है आपकी एब्जॉर्ब होती है, सुनता है। डायरी जो है आप लोगों को टाइम देती है, आप लोग उसको टाइम देते हो, डायरी आपको टाइम देती है। तो वही उसने कहा है कि पेपर हैज मोर पेशेंट देन पीपल जस्टिफाई। एनी फ्रैंक ने ये जो है अपनी डायरी में लिखा, और यही चीज जो है बोलती है वो अपनी डायरी के लिए। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, तो एनी फ्रैंक की जो डायरी है उसका नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताना डायरी का नाम। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, people are not always interested in listening. She could not trust anyone to share his secret, but could easily confide in a paper, as it always ready and listen to people without any hindrance and judgment. Thus, paper has more patience than। पेपर जो है आप लोगों को बिल्कुल भी जज नहीं करता है। डायरी में अगर आप कोई चीज लिखते हो तो जज नहीं करता, किसी को बोलोगे तो भाई वो आपको जज करेगा कि किस टाइप का इंसान है, कैसी सोच रखता है, कितना परेशान होता है, ऐसी चीजें करेंगे। बट डायरी में आप लोग लिखोगे तो फिर वो आप लोगों को जो है एक तरह से आपको टाइम देगी, आपको सुनेगी। वही मतलब यहाँ पे इमोशंस को बताया एनी फ्रैंक के। अगला 19 क्वेश्चन, बोथ द बेबी सीगल मदर एंड मिस्टर किसिंग प्ले द रोल। अब देखो ये वाले क्वेश्चन ना आपके बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम पर, सही मायने में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी यही होते हैं। इसमें क्या होता है, आप लोगों के 2 चैप्टर से मिला के जो है क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसी किया इन्होंने, देखो सीगल वाले जो आप लोगों का क्वेश्चन है वहां से लिया, और मिस्टर किसिंग ये दोनों से, एनी फ्रैंक वाले से लिया आपका, और फर्स्ट फ्लाइट वाले से लिया है। दोनों चैप्टर से, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग और एनी फ्रैंक, इन दोनों से जो है आप लोगों का ये क्वेश्चन उठा लिया है। तो रोल ऑफ टीचर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टोरीज, तो यही बताया कि टीचर का क्या रोल है। सीगल जो है उसकी मदर जो है वो एक तरह से उसका टीचर का काम कर रही है, वहाँ पे उसको मोटिवेट कर रही है कि उड़ना है चीजों को लेकर, उसको मतलब खाना नहीं दिया जानबूझ के, ताकि वो जो है उसकी हंकर जो है उसको मोटिवेट करे। और मिस्टर किसिंग का भी वही था, उन्होंने क्या किया, उसको पनिशमेंट ऐसी दी जो कि उसकी स्किल को इंप्रूव कर रही थी। तो ये है आप लोगों का बोथ द बेबी सीगल एंड मिस्टर किसिंग प्ले द रोल ऑफ टीचर इन देयर रिस्पेक्टिव स्टोरी, गाइडलाइन द यंग वंस इन डिफरेंट वेज, कंपेयर एंड इवैल्यूएट। तो ये आप लोगों का, अब आंसर को देख लेते हैं हल्का सा। The Diary of Annie Frank and Two Story About Flying, The Mother of the Young Seagull and Mr. Kissing, Any Teacher, both are important role to play as educator in any story. Mr. Kissing take a conventional approach. पहले उसने क्या किया, मिस्टर किसिंग ने पहले कन्वेंशनल अप्रोच लिया, डांटा उसको, बट बाद में क्या हुआ, बट ही मॉडिफाइज हिज अप्रोच बाय गिविंग एनी क्रिएटिव राइटिंग असाइनमेंट व्हिच बूस्ट हर क्रिएटिविटी। दिस मेथड एनकरेज Annie's creativity beside fixing her behavior. तो उसने क्या किया, उसको ऐसी चीज दी जिससे कि उसकी स्किल इंप्रूव हुई, ऐसे वगैरह लिखने के लिए दी। तो ये जो है काफी अच्छा है, ये एक तरह से टीचर की अच्छी स्किल को दर्शाता है। द मदर, और उससे क्या हुआ, एनी में भी फर्क पड़ा। द मदर ऑफ द बेबी सीगल ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज टफ लव by continuously urging the baby seagull to take flight. She even threatened to leave him to starve. She approaches the seagull more forcefully, forcing him outside of his comfort zone. तो जैसे आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं वही आप लोगों को बोलते हैं कि कंफर्ट जोन में मत रहो, पढ़ाई करो, क्योंकि अभी अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कोई भी चीज को करने के लिए। तो अभी आप लोग करो, पढ़ाई अच्छे से करो। ये भी आप लोगों का क्या, एक तरह से ये भी जो पेरेंट्स भी होंगे वो भी आप लोगों का क्या रोल प्ले करते हैं, टीचर का ही रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए जो ये वीडियो था, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जरूर से कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करना। नेक्स्ट जो वीडियो है जल्दी आएगा, अगर आप लोग जो है वीडियो पे लाइक शेयर करोगे और कमेंट भी करके बताना कैसा आप लोगों को वीडियो लगा। हम लोगों को आपसे बस कुछ नहीं चाहिए, शेयर चाहिए। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और लाइक करो। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।